गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करेंगे कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, इनको चुना गया विधान परिषद के लिए निर्विरोध, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को नियंत्रण मुक्त और भंडारण सीमा खत्म करने के लिए किस कानून में बदलाव किया है। तो यहाँ पे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव कर दिया गया है। अब इसकी कीमत सरकार द्वारा नहीं तय किया जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा कि पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप मनमीत सिंह वालिया का निधन कब हुआ है। इनका निधन हुआ है 11 मई को। ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा सेना में आने की न्यूनतम वर्ष की अवधि कितनी होती है, 10 वर्ष है। हालांकि जो हमारा क्वेश्चन था वो था टूर ऑफ ड्यूटी, क्योंकि सभी लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में तो जानते हैं, लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी एक नया सेगमेंट आया है प्रस्ताव। अगर ये पारित हो गया तो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से 3 साल के लिए सेना में ज्वाइन हो सकता है। ठीक। उसके बाद है हमारा आलोचनाओं के बाद किस राज्य ने श्रमिकों के 12 घंटे तक काम करने की छूट संबंधी फैक्ट्री एक्ट के संशोधन की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। तो ऐसा किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। अभी कुछ टाइम पहले ये मामला आया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा विवाद की वजह से इसको चेंज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। देखिए मोदी जी ने अपना जो स्पीच दी उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है हर एक सेक्टर में। ठीक है, तो उसमें जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उनको भी यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि भारत की जीडीपी जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब अवस्था में है उसमें थोड़ा सुधार आ सके। जनरली आप देखेंगे कि आप जो भी चीज़ें डेली यूज़ करते हैं उसमें 90% चीज़ें होती हैं जो कि विदेशी कंपनियों के होते हैं। तो कोशिश करिए बाय करने का इंडियन प्रोडक्ट, जिससे कि हमारी जीडीपी सही रह सके। ठीक। चलिए अगला है हमारा कि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग 2% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंकों से कितने रुपए का गारंटी मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं, और जो 6% का ब्याज होगा ये सरकार बैंक को भुगतान करेगी। ठीक। अगला हमारा कि किस वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की विकास दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पे 5.5%। हालांकि ये जो क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र ने अभी वित्त वर्ष जो हमारा 2020-21 है इसमें भारत की जीडीपी को 1.2% से ग्रो करने की बात किया है, जबकि आने वाले साल 2021 में भारत की जीडीपी तेजी से बूम करेगी 5.5%। इसमें मूडीज ने 0% कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.8% किया है, एडीबी ने 4% भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संगठन के प्रमुख रॉबर्ट एजवेडो ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है। तो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख हैं रॉबर्ट एजवेडो। इन्होंने हाल ही में 31 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा देने की बात किया है, जबकि इनका कार्यकाल कब समाप्त होना है, सितंबर 2021 में, और ये डब्ल्यूटीओ के 6वें महानिदेशक हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। फिर हमारा सचेत का डिजाइन एवं निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो सचेत एक गश्ती जहाज है और इसका डिजाइन किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट डेज से है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा सही जोड़े का मिलान किए। तो इसको उल्टा लेके चलते हैं। जैसे रेड क्रॉस दिवस, ये आपको पता है कि कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 मई को। तो मतलब तीसरा क्या होगा हमारा ए, और तीसरा ए देखिए इसमें से हमें तुरंत पता है। विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। एलिमिनेशन थ्योरी जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। जैसे आपको अगर इसमें से एक ही याद है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेड क्रॉस, और रेड क्रॉस लगभग सबको याद रहता है। अगर आपको ये भी याद रहता कि तीसरा क्या है हमारा ए, तो तीसरे नंबर पे ये किसमें है, सिर्फ 4th में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब 1 by 1 इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे।
जैसे हमारा 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में। इसकी शुरुआत किसने किया है? तो 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इसकी शुरुआत किया, जिससे कि समाज को संग्रहालय के महत्व से अवगत कराया जा सके। फिर हमारा टेलीकम्युनिकेशन, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि संचार व्यवस्था कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। तो 17 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को घोषित किया गया। 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी 17 मई के दिन। इसी वजह से ये जो दिवस मनाया जाता है ये 17 मई को मनाया जाता है। और कम्युनिकेशन का कितना महत्व है ये आप सभी लोग जानते हैं। फिर हमारा 17 मई को ही मनाया जाता है विश्व हाइपरटेंशन डे। हाइपरटेंशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर समस्या है जो कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल और अंधेपन के जोखिम को बढ़ाती है। इसमें कहा जाता है कि हर 4 में से एक व्यक्ति इससे पीड़ित है। WHO के आंकड़े की बात करें तो दुनिया में 1.13 बिलियन लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ठीक, तो ये थोड़ा सा नया होगा आप लोगों के लिए, देख लेते हैं इसको। 16 मई को भौतिक वैज्ञानिक और इंजीनियर थियोडोर मैनन द्वारा 16 मई 1960 में लेजर का पहला सफल संचालन किया गया था। यह दिन उसकी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत किसने किया है? तो यूनेस्को के इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम ने इसकी शुरुआत किया। ठीक, अब मई चल रहा है तो मई के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे रिवाइज करते हैं 1 बाय 1। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना क्या है? मछली है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जिनका जो पालन पोषण है वो जीवन यापन के लिए ये मछली काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इससे लोग ट्रेड करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तीसरा हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। 5 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। उसके बाद है 7 मई को सीमा सड़क संगठन दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस और थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर 12 मई को काफ़ी इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व हाइपरटेंशन दिवस, ठीक। फिर 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। 27 मई को जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। 31 मई को तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा आजान। ठीक है, तो इस्लाम धर्म में आजान को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर निम्न कथनों की पुष्टि करना है। पहला हमारा कि कोर्ट ने अनुच्छेद 25 का हवाला दे करके लॉकडाउन में मानव आवाज बोले तो ह्यूमन वॉइस से मस्जिद में आजान की इजाज़त दे दी। बिल्कुल सही बात है। और इसमें यह भी कहा गया है कि लाउड स्पीकर से आजान पर बिना प्रशासन की अनुमति के रोक लगा दिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अब देख लेते हैं कि क्या था। ठीक, यहाँ पे मामला ये था कि गाजीपुर के जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान आजान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया था मस्जिद में। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि कोर्ट ने कहा था कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। मतलब क्या है कि लाउड स्पीकर से जो अजान होता था उससे क्या होता था? ध्वनि प्रदूषण होता था, लोग डिस्टर्ब होते थे। तो इस वजह से हाई कोर्ट ने कहा कि अब ह्यूमन वॉइस के थ्रू आप अजान कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलती आप कभी भी लाउड स्पीकर से अजान नहीं कर सकते। और कोर्ट ने ये भी कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्पीकर की आवाज़ पर रोक जो है ये एक कानून है। अब अनुच्छेद 25 कहता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 में। उसका प्रचार प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार दिया गया है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्णतः लागू नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया है, ठीक है, आजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान करना इसको लेकर के अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक, अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला हमारा हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? अम्फान। ठीक,
क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। अब आपको पता है कि जितने भी तूफान उठते हैं उनका नामकरण अलग अलग देशों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। चक्रवातों के नामकरण की जो व्यवस्था है ये कब से शुरू हुई है? 2014 से नहीं, ये शुरू हुई है 2004 से। तो राइट आंसर क्या होगा? ए और बी सही है, तीसरा हमारा हो जाएगा गलत। अम्फान 29 मई तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में इससे पहले नवंबर 2019 को चक्रवाती तूफान बुलबुल आया था और मई 2019 में चक्रवाती तूफान फानी आया था। ठीक, याद रखिएगा। और अभी क्या आया है? अम्फान आया है। चक्रवात का नाम कैसे तय होता है? तो हिंद महासागर के 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। तो ये चक्रवात का अलग अलग नामकरण करते हैं। भारत ने पहल किया था 2004 में इसकी। ठीक है, तो जैसे ही चक्रवात इन देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है, सूची में मौजूद अलग नाम इस चक्रवात को दे दिया जाता है। ठीक, और किसी भी नाम को रिपीट भी नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बेंजामिन नेतन्याहू 17 मई को 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री की शपथ लिया। बिल्कुल सही बात है। और इजराइल अभी एक वजह से और चर्चा में था, जिसने कोविड-19 के एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा किया। ठीक, तो ये तो मतलब आज का क्वेश्चन तो यही था, मैंने पुराना इसलिए इसमें ऐड कर दिया ताकि आपको रिकॉल हो जाए एक बार कि इजराइल ही वह देश है जिसने एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में 500 से अधिक दिनों के लिए एक केयर टेकर सरकार काम कर रही थी। नेतन्याहू किस पार्टी से हैं? लिकुड पार्टी से हैं। उन्होंने ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के अध्यक्ष बेनी गांज के साथ गठबंधन करके ये सरकार बनाई है। अब ये जो नई सरकार है ये 18 महीने तक रहेगी। इसके बाद अगले 18 महीने में गांज बनेंगे, जो बेनी गांज है ये बन जाएंगे वहाँ के प्रधानमंत्री। अगला हमारा कि WHO से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। पहला है हमारा कि WHO का गठन कब हुआ है? 7 मई 1948। हुआ तो है 7 तारीख को, लेकिन मई में नहीं हुआ है। कब हुआ है? 7 अप्रैल को। वही 7 अप्रैल जिसे हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, तो ये पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है हमारा कि हाल ही में भारत WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया। तो बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, केवल बी सही है। यहाँ पे भारत किसका स्थान लेगा? जापान का। अगले जो वीक है, नेक्स्ट वीक, इसमें होने वाला है ये मीटिंग और इस मीटिंग में भारत अपना पद संभालेगा। WHO की बात करें तो इसमें कुल 194 सदस्य देश और पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इस समय चीन और अमेरिका 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मध्य कोरोना के मुद्दे को लेकर के काफ़ी तनाव चल रहा है। आपको पता है कि WHO की फंडिंग अमेरिका ने रोक दिया। वहीं अमेरिका ने जब फंडिंग रोका कोविड-19 के चलते, तो चाइना ने क्या किया? अपनी जो फंडिंग थी उसको बढ़ा करके WHO को दिया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। ठीक, और बाकी मैंने आपको ये बताया ही था कि एक और संस्था है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1995 में हुआ था। इसके 6वें महानिदेशक रॉबर्ट एजवेडो ने 31 अगस्त 2020 को अपने इस्तीफे की घोषणा कर दिया है। ठीक, तो अभी ऐप का आ गया है, तो ऐप काफ़ी लोगों ने इंस्टॉल भी किया था, काफ़ी लोगों में प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों ने नहीं इंस्टॉल किया वो ऐप को इंस्टॉल कर ले। आप यहाँ पे अदर भी जो भी सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो पढ़ सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है हमारा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा किया गया है। बिल्कुल सही बात है। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल, इन्होंने शुरू किया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और इसका शुभारंभ कब किया जाएगा? 21 मई 2020 को। ठीक है, इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो इसी दिवस से इसकी शुरुआत की जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा 21 मई को, ये याद रखिएगा। अब इसके अंतर्गत खरीफ 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल के लिए 10,000 प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान राशि उनके खातों में दे दिया जाएगा।
ठीक। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने भी विशेष कोरोना शुल्क लगाया है, जिसमें देसी और विदेशी शराब की विक्रय पर लगाया गया है। ये शुल्क 10 रुपये प्रति बोतल देसी शराब पे और 10% जो है ये विदेशी शराब पे लगाया गया है। ठीक। अगला हमारा कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम को शुरू किया गया है। किसके द्वारा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके जरिए डिजिटल पढ़ाई पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गैदरिंग कम हो, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको पता भी है कि अभी तो वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में ही चल रहा है। लेकिन ट्विटर जो है ये ऐसी पहली कंपनी बनी है जिसने लॉकडाउन के बाद भी अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर दिया है कि आप वर्क फ्रॉम होम तब भी कर सकते हैं। ठीक। अब ये जो प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम है, इसके जरिए कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए अलग अलग टीवी चैनल लॉन्च करने जा रही है, जहां बच्चों को उनके स्कूली पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाया जा सकेगा। ठीक है, यानी 1 क्लास 1 चैनल, एक क्लास के लिए एक चैनल होगा। रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, पॉडकास्ट का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। 30 मई तक टॉप 100 यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत होगी। दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिसके तहत दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कई कोर्सेज की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। दिसंबर 2020 तक नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो कि किसके तहत होगा? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। अब ये जो पीएम ई विद्या प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत हुई है 17 मई को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा किया। अगला हमारा, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा 49% से बना करके कितना कर दिया है? तो 74% कर दिया। 49 से बढ़ा के कितना किया? 74। इंपोर्ट पर बैन लगाया जाएगा, ताकि मेक इन इंडिया के तहत देश में हथियारों का उत्पादन बढ़े। और 74% तक के एफडीआई पर सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि अगर इससे ज़्यादा होता है तो यहाँ पे सरकार की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा कि प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन 14 मई 2020 को हुआ। यह किस देश से है? तो ये बांग्लादेश से हैं। इनको उनके उच्च आदेश की विशिष्ट सेवा के लिए 2014 में पद्म भूषण मिला था। इसके साथ साथ ये शिक्षाविद, अकादमिक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किया। और इसके साथ ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए किसी परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया? तो इस मशीन का नाम है कोमल 6800। याद रखिएगा, क्या है? कोमल 6800। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों के परीक्षण के लिए खरीदा और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया जाएगा। कोमल नहीं होगा, कोबास 6800 है। कोबास 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक मशीन है, जो कि स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की आशंका को कम करती है। अब सरकार प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण करने की क्षमता इन्होंने विकसित कर लिया है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।